नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले वाले लेक्चर्स में चार्ज को देख चुके थे, आज हमें उससे आगे बढ़ करके फर्दर कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करनी है। कहिएगा सर ये आप क्या बात करें? तो चलिए एक बार मैं आपको जरा रिकैप करवा दूं कि हम लोग को इस चैप्टर 1 में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो इस आरंभ बैच में चैप्टर 1 में सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना था इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ना था बाबू? इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, दूसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था कूलम्ब्स लॉ। पढ़ना था नहीं, पढ़ना है। ठीक है, तीसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। और चौथा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और पांचवा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, और छठा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सातवां टॉपिक पढ़ना है गॉस लॉ। बस बेटा, इसमें आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, आपका सारा अंत इसी में हो जाएगा। तो बच्चे लोग, हम लोग अभी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, जो काफी बड़ा टॉपिक था। तो आज हमारी शुरुआत होगी कि क्यों ना हम लोग कूलम्ब्स लॉ के पैकेज को कंप्लीट कर ले। तो चलिए, आज हमारा पूरा फोकस होगा कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने पर। बट पहले मैं आपको बता दूं, कूलम्ब्स लॉ को हम लोग एक क्लास में नहीं पढ़ सकते। देखो, अगर सीधे भागना होता, फुल सीधे भागना होता साइंस से, तब तो क्या है, नियम पर और भाग जाओ यहां से। बट हमें बहुत कुछ करना होता है। थ्योरी बढ़िया समझाना होता है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करवाना होता है, प्लस और भी जो पॉसिबल न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, वो करवाने होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव करवाना है, फिर पूछे हुए सब्जेक्टिव करवाने हैं। क्या क्या सब्जेक्टिव बन सकता है? तो ये कंप्लीट पूरे पैकेज को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा माहौल बनाने में समय लगता है, और छोटी छोटी चीजें आसानी से बन जाती है। इसीलिए झोपड़ी बनाने में समय नहीं लगता, माहौल बनाने में, फाउंडेशन में समय लगता है। तो इसीलिए आप लोग टिके रहिए। तो सबसे पहली बात है कि सर कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस कूलम्ब्स लॉ के टॉपिक में सेकंड टॉपिक है हम लोगों का कूलम्ब्स लॉ। इसमें जो हम लोग अभी पढ़ेंगे बाबू, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, परिभाषा जिसको कहते हैं, डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। ओके, डेफिनेशंस बोला गया है ना, डेफिनेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद इसके कांस्टेंट में एक टर्म आता है परमिटिविटी, है ना, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद इसका आता है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। और इसके बाद आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, और इसके बाद आता है एक न्यूमेरिकल इस दोनों पर होगा और एक न्यूमेरिकल इस दोनों पर होगा। ठीक है ना। तो बच्चे लोग, हम लोग इसको एक क्लास में देखेंगे और इसको एक क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो ये दो क्लास हम लोग आज इसमें लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। कूलम्ब्स लॉ क्या है? सबसे पहले आपको पाथ यानी रास्ता बताना जरूरी होता है कि हम इसमें कितना कितना पढ़ने वाले हैं, तभी जाकर के आप कंफर्म हो पाओगे कि हाँ भाई, हमारे एनसीईआरटी में ये टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ किसे कहते हैं? तो चलिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक नंबर 02, जिसको हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। ओके, ठीक है, सॉरी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हमें ये क्यों पढ़ना है भाई। हमें कूलम्ब का नियम अगर किसी वैज्ञानिक ने अगर इसे दिया है, एनसीईआरटी के बुक में डाला है, या आपसे क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी ऐसा है, तो भाई कुछ ना कुछ होगा तभी तो डाला। पागल तो नहीं कैसे ही आपको दे दिया कि हाँ भाई तुम पढ़ लो, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी। तो हमको वही जरूरत को समझना है। जिस दिन आप जरूरत को समझ जाओगे, इसका डेफिनेशन, इसके न्यूमेरिकल्स, ये क्या कहना चाहता है, कहां तक इसकी लिमिटेशन है, सब बात खुल जाएगा। तो चलिए हम उस धागा के उस कड़ी को पकड़ते हैं कि कूलम्ब का नियम क्यों पढ़ना चाहिए। तो अब सवाल है कि सर कूलम्ब्स लॉ क्यों पढ़ना है? तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो बउआ, दो चार्ज को जैसे ही हम लोग पास लाए थे, तो याद कीजिए हमारे पास एक सवाल था। सवाल ये था कि जब हम दो चार्ज को आपस में, जब सिमिलर चार्ज को पास लाए थे,
तो आप क्या देख पा रहे थे कि सर दो एक जैसा चार्ज होगा ना तो वो एक दूसरे को धक्का लगाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर दो डिफरेंट टाइप्स के काइंड्स के चार्ज होंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि चाहे वो रिपेल कर रहा है चाहे वो अट्रैक्ट कर रहा है, क्या बिना फोर्स लगे हुए ये संभव है? जैसे सपोज करो हम यहाँ पे खड़े हैं और कोई हमको ऐसे धक्का दे दे और बोले कि कोई है नहीं, तो हम यहाँ से दौड़ते फिरते भागेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर किसी ने बल लगाया तो पक्की बात है कोई होगा वहां पर, क्योंकि बिना दूसरे पार्टिकल को होते हुए तो हमको बल लगने वाला किसी कारण से तो है नहीं। तो हमको फिजिक्स पे पूरा भरोसा है कि कोई होगा, तो हमको क्या लगता है भूत होगा भागते तौर पे। तो याद रखिएगा उसी प्रकार बल जब अगर कोई धकलाया इसका मतलब होगा कि पक्का उस पर क्या लगा होगा, बल लगा होगा। अब वो बल उसको कई बार टच करके लगता है, कई बार दूर से बिना टच के ही लग जाता है। जैसे चार्ज वाले केस में टच की जरूरत नहीं है, लेकिन डंडा वाले केस में टच की जरूरत है, ठीक है। तो सवाल यहां पर क्या आता है कि दो चार्ज आपस में धकला रहे हैं और ये चार्ज आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इस दोनों ही कंडीशन में फोर्स की आवश्यकता हुई होगी, चाहे वो रिपेल करे तब चाहे वो अट्रैक्ट करे तब। बस यही पे वैज्ञानिक का दिमाग खसका कि अगर चार्ज है, रिपेल किया या अट्रैक्ट किया तो पक्की बात है इस पर फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा ये कैसा सवाल है? तो पक्की बात है कि जो चार्ज के बीच में बल लगे उस बल को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। क्योंकि दो चार्ज के बीच में जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। और दो मास के बीच में जो लगता है उसे ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ पे तो दो चार्ज के बीच में लग रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। पूरे वैज्ञानिक का माथा इस बात से कौन था कि भाई मैं इसका वैल्यू निकालू कैसे, इसका मान। ये तो पता चल गया कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, पर कितना लग रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है भाई। क्या करे क्या करे क्या करे? तो पूरा वैज्ञानिक वो टीम बना कि चलो तो ढूंढते हो कौन वैज्ञानिक खाली है। देखो वैज्ञानिक घर में गया, हाँ भाई खाली है आप? अरे नहीं यार, हम अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में फंसे हुए यार, तुम जाओ यार अच्छा ठीक है जा रहे हैं। दूसरा में, भैया आप खाली है? अरे यार हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा, तुम कहाँ जो खाली नहीं, जाओ जो सबसे नल्ला होगा उसको ढूंढो, हमारे पास बहुत काम है। सब वैज्ञानिक बोला क्या करे? तो उसमें से बोला हाँ हम एक का नाम जानते हैं जो नल्ला है। तो कौन है? तो बोला कुलम खाली है अभी? हाँ खाली बैठा हुआ है अभी घर पे, चलो उसके पास। तो बोला कि ठीक है चलो। सब लोग एकदम गया के कुलम है, कुलम साहब हेलो, टक टक टक, कुलम साहब है क्या है यार? ठीक है ना, वो सुने हैं कि आजकल आप थोड़ा खाली वाली रहते हैं। खाली रहते हैं क्या मतलब? हाँ बोलो क्या काम है? काम यही है कि दो को चार्ज है, उसके बीच में फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है ये नहीं पता है। अरे यार जाओ यार, काम दाव नहीं गया मेरे पास, जाओ अपना सोने दो हमको। तो उसमें से वो आदमी कहता है हाँ तो नहीं बनेगा तो क्या कीजिएगा, आपसे बनने वाला है। क्या बोला रे? इधर क्या बोला? ये आपका वैल्यू निकलने वाला है आपसे। तब क्या समझ लेते हो हमको? ठीक है निकाल के दिखाइए, जाओ कल आना, जाओ कल शाम को आना, जाओ जैसे सवाल लेके जाओ, लाओ सवाल लाओ। अब सब लोग हंसते हंसते घर जा रहा है, फंस गए बंदा फंस गए। ठीक है, अब क्या हुआ? वो चला गया। अब ये भाई साहब पेपर तो जोश जोश में ले लिया। अब रूम में आए, अब रूम में आने के बाद ये क्या कर रहे हैं? रूम में आने के बाद ये क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं गहन अध्ययन में। ले तो लिए जोश जोश में, उसको बुला तो लिए कि तू आ जाइए कल, निकाले कैसे। सुबह हो गया, सुबह के बाद दोपहर हो गया, दोपहर के बाद शाम हो गया। अब ये बंदा को दिमाग कौन था किस तरीका से हो सकता है? तो बोला क्या, चलो मार्केट गया, नींबू लिया, चूड़ी लिया, सिंदूर लिया, धागा लिया, उसके बाद घरे आया। घर में बढ़िया से उसको बिछा करके सिंदूर का ऐसे गोला बनाया, उसमें बैठ गया और रात को 9 साढ़े 9 बजे कराया न्यूटन भगवान का, जिसका कोई नहीं होता उसका न्यूटन होता है। न्यूटन कहता है आओ न्यूटन जी आए। क्या हुआ? प्रभु हम एक चीज में फंस गए, भावनाओं में बह के हम ले तो लिए फिजिक्स में, लेकिन फंस गए हैं, अब क्या करें? तो बोले क्या करें मतलब? तो बोले कि कैसे निकलेगा? तो बोलेंगे क्या है? तो कहते हैं 2 को चार्ज है। तो मेरा वाला फॉर्मूला याद है, मेरे पास भी कितना मास था? 2 मास है, m1 m2। बोलेंगे ठीक है, हमारे पास प्रभु 2 को चार्ज है, q1 q2। तो बोला ठीक है, हमारे मास के बीच की दूरी r था। तो ये बोले मेरे चार्ज के भी बीच की दूरी r है,
बोले तो जिस वजह से बल लग रहा है ना, उस वजह को ही आपस में मल्टीप्लाई हम कर दिए थे। तो बोलेंगे प्रभु हम भी ऐसा ही करेंगे, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, Q1 इंटू Q2। फिर बोले दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि दूरी बढ़ने पर बल क्या होता है बालक, घटता है। क्योंकि ये फंडामेंटल फोर्स है तो स्क्वायर रूल को फॉलो करेगा। तो चार्ज भी तो, ये भी तो फंडामेंटल फोर्स है, तो ये भी स्क्वायर रूल को फॉलो करेगा, यानी 1/r²। ठीक है। बोले कि हम इस दोनों को मिलाए तो हमारे पास आया m1 इंटू m2 बट्टा r²। तो बोलेंगे हम भी इस दोनों को मिला देते हैं, बोले मिला डालो। तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बट्टा r²। फिर बोले कि समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। तो प्रभु आप क्या लगाए थे, तो हम तो न्यूटन थे और हमको लोग जी कहते हैं, इसीलिए लगा दिए जी। ये 2 मास के लिए है। तो बोले कि ठीक है। तो बोलेंगे हम क्या लगाए प्रभु, तो बोले न्यूटन नाम से ही एक बंदा आएगा जिसका नाम किशन होगा। ठीक है, मेरा ही नाम है। ठीक है, तो उसके नाम से लगा देना के। ठीक है, मैंने जी लगाया, बस मेरे ही नाम से बहुत दिनों के बाद एक और आदमी आएगा, नाम करना, उसका नाम किशन होगा, तो तुम के लगा देना उसके सम्मान में। तो Q1 इंटू Q2 और बट्टा क्या हो जाएगा, r²। ठीक है, अभी हुआ ना, पूरा मोमबत्ती बुझा दिया, भगवान की जय हो, भगवान की जय, हो गया हो गया हो गया। काम निकल गया तो पहचानते नहीं होता है ना, जैसे एग्जाम पास करता तो बच्चा लोग कैसे कॉपी पे कोई मास्टर तो बोला कि ठीक है। ठीक, तो इसी प्रकार न्यूटन जी बोले कि ठीक है, मेरी बात तो सुन। बोले हाँ ना सुनो, चल मोमबत्ती बुझा। कल ले आया, एकदम सीना तान के खड़ा है, क्या हुआ है, तुमको हल्के में लिया था क्या, इधर जाओ पेपर जाओ। तो सब लोग एकदम उठा लिया, कुलम की जय हो, कुलम की जय हो, कुलम साहब की जय हो, कुलम साहब पूरे खानदान की जय हो, एकदम बैठा के ले गया माथे पर। अब ले जाने के बाद क्या हो रहा है, तंगा आगे जाके पटक दे, बट क्या हुआ, सब गलत फल कैलकुलेशन आ रहा है, जाइए घर आप। फिर आया भगवान के पास, तो ये कह रहे हे भगवान क्या इतना दुर्दशा हो गया, आपने मेरे साथ ऐसा छल किया। तो बोले कि छल नहीं किए हम। तो बोले क्या हुआ, क्या किए हैं, तुम मेरा पूरा बात नहीं सुना। तो बोले जी कहिए ना, क्या छूट गया। देखो मेरा मास हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन तुम्हारा चार्ज क्या हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बोले कि नहीं सर, हमारा तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो तुम जब मेरा कॉपी किए हो तो नकल के लिए भी अकल चाहिए। तुम्हारा जब ये मैं सब कुछ प्लस लेके बना रहा हूं तो तुमने यहां मैग्नीट्यूड में माइनस क्यों रख दिया। तो बोले क्या छूट गया। तो बोले मॉड लगाओ। क्या लगाओ, मॉड। तो मॉड के अंदर नेगेटिव भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और तुम्हारा मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन के कारण आता है, मैग्नीट्यूड के कारण नहीं आता। तो अब तुम्हारा जॉब अलग सही हो गया, क्योंकि मेरा मास क्या था बउआ, पॉजिटिव। ऑलवेज मास हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी किसी को सुने हो और 5 केजी चीनी लावा उत्तर में घूम के, चाहे -5 केजी चीनी लावा, बड़ी मर मारेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर भी क्या है बउआ, चार्ज है, तो ये चार्ज भी किसमें होना चाहिए, प्लस में, इसीलिए क्या लगा दिया, मॉड। तब ये क्या हो गया, सही हो गया। तो देखिए न्यूटन साहब के नियम से कॉपी करके कूलम साहब का नियम बनकर तैयार हो गया। अब यही ना तुम पूछोगे कि सर इसकी परिभाषा क्या, अरे परिभाषा गोली मारो तो चुटकी में लिखवा देंगे। पहले मेन चीज है, आपको ये पूरी बात समझ में आई कि क्या हुआ, 2 चार्ज था, तो जिस वजह से बल लग रहा उस वजह का मल्टीप्लीकेशन, और जो दूरी है उसको दूरी के साथ 1/r², कंबाइंड करेंगे तो Q1 Q2 बट्टे r², प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे के। क्या इतना समझ में आया। तो डेफिनेशन रह गया, चलिए डेफिनेशन लिखवा देते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं हम लोग। यहां पर क्या बोला जाएगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। चलिए अकॉर्डिंग का मतलब होता है इस नियम के अनुसार। हालांकि ये पूछा जगह नहीं, पूछता नहीं व्हाट इज कूलम्स लॉ, ये सब नहीं पूछता, ठीक है ना, अभी तक तो नहीं पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग, हाँ इससे रिलेटेड सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव 2 नंबरी में, लेकिन इससे आगे, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं पूछता कूलम का नियम क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 charges are separated at some distance, then इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्ट। जब चार्ज रहेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, उसका क्या निकालेंगे बुआ, ऑफ मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली proportional to magnitude is directly proportional to product of magnitude of their charges. तो क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेज, मतलब दोनों चार्ज को नहीं बल्कि चार्ज के मैग्नीट्यूड को, इसीलिए यहां क्या लगा देंगे? मॉड, ठीक है ना, चार्जेज। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली मतलब जो यहां नीचे है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ distance, inversely proportional to a square of distance. This law is called Coulomb's law. ठीक है, मैं पूरी बात वापस समझा देता हूं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कूलम्ब का नियम क्या है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार कितने चार्जेज, दो चार्जेज सेपरेटेड है, मतलब सेपरेट मतलब कि अलग अलग है, कितना दूरी पर? कुछ दूरी पर। तो क्या पाया गया कि उसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका डायरेक्शन नहीं चाहिए, केवल हमको वैल्यू चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर, कई लोग गलती कर बैठे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है बच्चे लोग। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कूलम्ब का नियम। तो आई थिंक आपको कूलम्ब का नियम समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो हमको जल्दी बताइए, तो कमेंट करके, मने आपके मन से हम जुड़े हुए हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप यस बोल रहे हैं कि नो बोल रहे हैं। चलिए, तो हम लोग कूलम्ब के नियम को तो अभी हम लोगों ने देखा है यहां पर। तो पूरी बात से एक बात हमारे सामने कॉमन हो गई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना। क्या कॉमन हो गई? कि F बराबर होता है K इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, ठीक है। बट हमारे सामने एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि सर ये K क्या है? K को हम क्या बोलेंगे? ठीक, यहीं पे पूरा मुद्दा खड़ा होता है। देखो बच्चे लोग, इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं है, सब एक कड़ी से जुड़ा हुआ है, एक कड़ी से दूसरा कड़ी, दूसरा से तीसरा, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। और मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूं कि कोई भी अपने ज्ञान का मोती अगर आपको देता है और अगर उसको कॉन्सेप्ट में और उसके कड़ी में पिरो कर नहीं देगा कि क्यों इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो आपके पास मोती तो रहेगा लेकिन आप सारा दिन परेशान रहोगे, कुछ गिर तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं गिर तो नहीं गया। लेकिन अगर उसी मोती को अगर मैं कॉन्सेप्ट के धागा में पिरो के दे दूं तो आप उस माला बना करके आराम से मैं चाहते हुए निकल जाओगे, एकदम टेंशन फ्री होगा, क्योंकि पता है कि वो एक धागा में है, वो कभी निकल के जाने वाला नहीं है। उसी प्रकार बच्चे लोग यहां पे भी हम लोग एक के बाद एक कड़ी लेकर आएंगे, तभी आपको समझ में आया। कोई पूछेगा कूलम्ब का नियम क्यों पढ़ रहा है, तो दो चार्ज के बीच में बल लगता है, उसी बल को समझने के लिए ये पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तुम के बारे में क्यों पढ़ा? क्योंकि ये कांस्टेंट आया, और कांस्टेंट का वैल्यू क्या है ये जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा के बारे में आगे। तो बच्चे लोग के को यहां पर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो अब सवाल है कि पहले के की वैल्यू हम निकालेंगे तो के का यूनिट एंड डायमेंशन होना चाहिए कि के का यूनिट क्या है, के का डायमेंशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पे जानते हैं यूनिट ऑफ के, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट क्या है। तो अब बताइए के बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एफ गुने आर स्क्वायर बट्टे Q1 इंटू Q2, ओके ठीक। तो अब बताइए एफ को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन, और आर को क्या बोलते हैं? मीटर स्क्वायर, रेडियस को मीटर, स्क्वायर तो स्क्वायर, चार्ज को कूलम्ब, यहां भी चार्ज है कूलम्ब, तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब के पावर -2, क्लियर। बट अगर हमको इसका सीजीएस यूनिट लिखना है, क्योंकि ऐसा ही है, ठीक है, अगर हमको लिखना है इसका सीजीएस यूनिट, ठीक है,
CGS यूनिट। तो आपको करना पड़ेगा यहां पर न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और कूलम की जगह ESU। पता है ना, कूलम का ESU होता है, न्यूटन का डाइन होता है और मीटर का सेंटीमीटर। और अगर हमको इसका डायमेंशन लिखना होगा तो इस पे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन भी है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा एनसीईआरटी का, पर मैं लय नहीं तोड़ना चाहता, एक बार लय निकल जाओ फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी दूंगा। तो डायमेंशन होगा इसका, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml t के पावर -2। कुछ डायमेंशन बेटा याद रखना, 2-3 गो, फोर्स का और एनर्जी का। मीटर का L यानी लंबाई है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कूलम्ब का AT, अब चूंकि स्क्वायर है तो दोनों पर भी स्क्वायर होगा, 80 का स्क्वायर। तो आप बताइए तो ये कितना होगा, m l के पावर 3 t के पावर, ये -2 और 2 ऊपर जाएगा तो अलगे माइनस, तो -4 a के पावर -2। ठीक है, डायमेंशन आ गया। तो हम लोगों ने यूनिट देख लिया, एसआई यूनिट के साथ CGS, और उसके बाद क्या देख लिया बच्चे लोग, डायमेंशन। तो आई थिंक आप इतना देख चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़े। तो अब k की वैल्यू निकाली कैसे जाए, तो देखो बच्चे लोग, ये तो हमने यूनिट डायमेंशन निकाल लिया, k का वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो बउआ अगर तुमको k का मान चाहिए ना, तो k का वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाला वैल्यू लिखना पड़ेगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन। ठीक है, अब आप कहिएगा सर एक तो k वैसे ही झमेला था कि k का वैल्यू मिलता, हम 8 में रखते वैल्यू आगे बढ़ जाते, फिर आप कह रहे हैं अगर आपको k को निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये खुद झमेला में झमेला आ गया, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है ना, तो बच्चे लोग अब यकीन मानिए कि अगर आप k को भूल जाइए और सबसे पहले e पर ध्यान दीजिए। 1 को सब जानता है, 4 को सब जानता है, पाई को सब जानता है, ये e क्या है, तो e को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इस ई को क्या बोलते हैं बुआ, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि सर ई को आप इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, तो सर ये क्या होता है, ये क्या चीज है। चलिए अब मैं के को भूल जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि के का मान निकालने के लिए इसका मान निकालना पड़ेगा। जब इसका मान आ जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे और रख के का मान वहां रख देंगे फॉर्मूला में, क्योंकि हमको तो इसी ने के का मान, इसी फॉर्मूला में बस के का मान चाहिए। लेकिन इस के मान के लिए हमको, ठीक है ना, इससे निपटना होगा। ठीक है, तो अब सवाल है कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यहां पर है कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आखिर क्या है। देखिए इसको बड़ी बारीकी से समझिएगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं, बहुत आसानी से समझ जाइएगा। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर हमने 2 चार्ज रखा, ठीक, तो ये चार्ज इसको धक्का दे रहा होगा, ये चार्ज इसको धक्का दे रहा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसके पास 100 न्यूटन का फोर्स होगा। ठीक है, 100 न्यूटन के फोर्स से ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है। मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूं ताकि आपको मेन पॉइंट समझ में आए, डेटा पे ज्यादा फोकस मत करना। तो 100 न्यूटन का मान लीजिए धक्का दे रहा है, तो वो जा रहा है। आपको पता है किसी भी चीज को कहने का 2 तरीका होता है, एक तो फोर्स मेथड और दूसरा होता है स्केलर यानी एनर्जी मेथड। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि इस साइकिल को यहां से खींच के लाने में हमको बहुत फोर्स लगा, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको यहां से खींचने में बहुत एनर्जी लगा। दोनों बात मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसमें जो एनर्जी लग रहा है वो लग रहा है 100 जूल। कितना जूल लग रहा है, 100 जूल। सपोज करता हूं कि 100 न्यूटन बल लग रहा है, 100 जूल एनर्जी लग रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बीच में एकदम खाली है, कोई स्पेस नहीं है, पूरा एकदम खाली है। अब क्या कर रहा है, इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक कोई चीज रख दे रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में हम कोई एक चीज रख दे रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, एक चीज रख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब बताइए, पहले तो ये खाली था, अब ये चीज यहां पैक्ड हो गया, तो ये चीज कुछ ऐसा चीज होगा जो इस पॉजिटिव को देख के इसके जितने भी नेगेटिव चार्ज है सब ललचा के यहां आ जाएंगे। बोलेंगे चल भाई चलो वहां चल, सब यहां ललचा के नेगेटिव यहां आ गए, और इधर कार्य करते होगा तो सब नेगेटिव यहां आ गया ललचा कर। ठीक है, तो क्या किया, इसके कारण, इस पॉजिटिव के कारण इस पदार्थ के अंदर जो नेगेटिव है वो यहां आ गया, और इसके नेगेटिव है जो यहां आ गया।
अब आप हमको एक बात बताइए, इस दुनिया में बिना पैसा दिए हुए कोई आदमी काम करता है? नहीं करता है। इस दुनिया में अगर ये इलेक्ट्रॉन चला है, अपने आप को घुमाया है या कुछ भी ऐसा किया है, तो ऐसे हालात में इसको क्या खत्म हुई होगी? इसको कुछ एनर्जी लगा होगा, भले वो एनर्जी स्टोर करके रख ले अपने अंदर, वो बात की बात है, पर ऐसा करने के लिए उसने क्या लिया होगा? एनर्जी लिया होगा। तो ये एनर्जी प्रोवाइड कराने वाला कौन है? यही ना प्लस है, यही ना इसको बुलाया। जब ये प्लस इसको बुलाया तो इसके अंदर जो एनर्जी खत्म हुआ वो कौन देने वाला? ये प्लस देने वाला है। तो ये क्या कर रहा है, सुनिएगा, ये प्लस शुरुआत में जब कोई नहीं था तो 100 जूल एनर्जी लगा रहा था। अब क्या हुआ कि इसने कुछ एनर्जी ट्रैप कर लिया, तो इस 100 जूल में से मान के चलिए इसने 20 जूल एनर्जी खत्म कर लिया, खा लिया इसका। तो अब इसके पास कितना एनर्जी रिमेनिंग रह गया? 100 जूल। तो ये जो मटेरियल है इसमें कितना एनर्जी जमा हो गया? 20 जूल। समझिएगा क्यों जमा हो गया? क्योंकि ये इसमें से एनर्जी लेकर खुद को ये चलाना चालू किया, अपने आप को टर्न किया। तो टर्न किया तो एनर्जी खत्म हुआ, तो एनर्जी खत्म हुआ तो वो एनर्जी कहां से ले? यहां से लिया, और जो एनर्जी यहां से ले वो अपने अंदर क्या कर लिया? जमा कर लिया। तो अब एक बात बताइए, ये अपने अंदर कितना जूल एनर्जी जमा किया है? 20 जूल। उसके बाद आप और अगर दूसरा मटेरियल लेके आइएगा, हो सकता है अभी आप एल्यूमिनियम रखे हो, कुछ समय के बाद कॉपर रख दीजिए, कुछ के बाद आप माइका रख सकते हैं, अलग अलग मटेरियल रखिएगा। तो अलग अलग मटेरियल में एनर्जी स्टोर करने की क्षमता क्या होगी? अलग अलग होगी, सिंपल सी बात है। तो क्या कहा जाता है? प्रिमिटिविटी के बारे में कोई पूछेगा कि भाई ये क्या है, तो कहिएगा किसी भी सबस्टांस का, ठीक है ना, वह गुण होता है जिसके अंतर्गत वह यह दर्शाता है कि कोई भी सबस्टांस कितना एनर्जी अपने अंदर जमा करके रख सकता है, उसके इसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। देखिए बहुत सिंपल मैं बात बता रहा हूं, जैसे इसकी कैपेसिटी 20 जूल है जमा करके रखने की, हो सकता है तुम इसके जगह कोई दूसरा रखे होते तो 30 जूल जमा कर लिया होता, 30 जूल एनर्जी इसका ले लिया होता। तो कहने का मतलब है कि जितना एनर्जी कैपेसिटी होता है, एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है इसके अंदर, किसी भी सबस्टांस के अंदर, उसी गुण को, उसका हम क्या कहते हैं बुआ? परमिटिविटी। क्या कहते हैं बुआ? परमिटिविटी कहते हैं। तो आप सिंपली यहां पे कह सकते हो द एबिलिटी या द कैपेसिटी ऑफ एनर्जी स्टोर बाय द सबस्टांस, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। कुछ ये मिलेगा आपको, मिलता जुलता नजर आया कैपेसिटर से, क्योंकि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इस्तेमाल होगा। तो मैं यहां पे कहता हूं, ठीक है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सबस्टांस टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इट इज कॉल्ड, उसके इसी गुण को हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, क्या बोलेंगे बुआ? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। किसी भी सबस्टांस के अंदर जो एनर्जी स्टोर करके रखने की जो क्षमता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है ना? ओके, अब एक बात बताओ, इसको डिनोट किससे करेंगे? तो इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। किससे डिनोट करेंगे बुआ? एप्सिलॉन से। तो अब सवाल आता है कि सर एप्सिलॉन का बारे में और थोड़ा बताइए। तो चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि एप्सिलॉन का यूनिट क्या है, ठीक है ना। तो यहां पे बोलेंगे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन। तो आपको अच्छे से पता है कि अभी हम लोगों ने लिखा है कि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो बताइए एप्सिलॉन बराबर क्या होगा? 1/4 पाई K। बोलिए होगा एप्सिलॉन बराबर क्या होगा? 1/4 पाई K। तो मतलब आप कह सकते हो कि एक तरह से 4 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो कह सकते हो K को उल्टा कर दीजिएगा तो आपको एप्सिलॉन मिल जाएगा। तो आप अभी आपने देखा होगा कि K का डायमेंशन हम लोगों ने क्या निकाला है, देखिए तो K का यूनिट क्या निकाला है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बट्टा कूलम्ब स्क्वायर। तो अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा यूनिट हो जाएगा ऐसा यूनिट, ठीक है। क्या होगा बउआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम्ब स्क्वायर, उसका था ना। तो अब पलट जाएगा, अब पलट के क्या हो जाएगा बुआ? न्यूटन। अब ये पलट करके हो जाएगा, ये इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर
बट्टा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 इसके पावर -2। इसका और होता है वो फराड बट्टा मीटर, पर वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मात्रक आ गया। अब सवाल है इसका डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो डायमेंशन आपने यहां लिखा है इसके लिए, बस इसको उल्टा कर दीजिए, ML3, ठीक है ना। देखो बुआ, तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन, तो इसको बोलेंगे m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, a के पावर 2, प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, 1 2 का 4 4 2 का 1, सिंपल बात है। तो चलिए अब बात करते हैं बच्चे लोग, ये तो हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान। अब सवाल आता है कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट डायमेंशन हो गया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन का वैल्यू, परमिटिविटी का वैल्यू एयर में या वैक्यूम में कितना होता है, या तो एयर बोलो, या तो वैक्यूम बोलो, या तो फ्री स्पेस बोलो, है ना, ये सब पूछता है, या तो फ्री स्पेस बोलो, ठीक है ना। तो ये सारे टर्म्स आपको इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा एप्सिलॉन का वैल्यू निकाला गया एयर में, तो देखो जब भी ना एप्सिलॉन का मान सिर्फ इसमें निकाला जाए तो इसको लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है, इसके नीचे नॉट लगा दो, तो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं बुआ, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता किया गया, तो पता चला 8.85 10 to the power -12 न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर बट्टा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान इतना आया है, ठीक है ना। कितना आया, 8.85 10 to the power -12 कूलम्ब स्क्वायर बट्टा न्यूटन गुने मीटर का होल स्क्वायर। अब सवाल आता है कि सर ये एप्सिलॉन का मान है, तो बिल्कुल एप्सिलॉन का मान है। तो अगर मैं बताऊं तो के का मान रखना चाहूं तो देखो बच्चे लोग, के का मान हम लोगों ने क्या निकाला था, तो के का मान निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक। लेकिन यहां पे मैं एयर के लिए बात कर रहा हूं, किसके लिए बात कर रहा हूं बुआ, एयर। तो एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस, तो इस ई को कन्वर्ट कर देते हैं ई नॉट में। तो बताइए यहां पर के बराबर क्या लिखेंगे, के बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो चलिए सर इसका वैल्यू रख दीजिए, बिल्कुल रख दीजिए 1/4 पाई, तो पाई का मान होता है 3.14, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम निकाले थे 8.85 10 के पावर -12, और ये सारा एसआई मात्रक है। ओके, तो हम ये वैल्यू ऐसा मान के चलेंगे कि एसआई मात्रक में ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिएगा के का मान अप्रोक्स में आ जाता है, पावर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 गुने 3.14 गुने 8.85 गुने 10 के पावर +12, और ये हो जाएगा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर चला जाएगा ना भाग के भाग में, कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको काटिएगा तो अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा 8.77 आ जाता है, ठीक है ना। अब हमको एग्जैक्ट काट के देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जरा सा ठीक कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 9, अप्रोक्स में 8.7 को 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा भाई साहब के की वैल्यू कितनी होती है, तो सबसे पहला सवाल पूछिएगा भैया के की वैल्यू किसमें जानना है, तो वो कहेगा एयर में जानना है। तो बोलेगा ठीक है, तो एयर में भी किस में जानना है, एसआई में कि सीजीएस में। अगर एसआई में जानना है तो इतना होता है। अगर के की वैल्यू मीडियम बदलते ही वैल्यू बदल जाएगा, क्योंकि मीडियम आपको बोले हैं ना अभी परमिटिविटी क्या होता है कि जितना एनर्जी स्टोर करने की क्षमता। तो आप बताओ अलग अलग मीडियम बदलेंगे तो अलग अलग एनर्जी स्टोर करने की क्षमता नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यहां पर क्या होगा बच्चे लोग, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, एसआई यूनिट में वैल्यू इतना होगा। तो सर अगर मान के चलिए हमको सीजीएस में निकालना हो, तो अगर माध्यम एयर ही होगा और हमको वैल्यू सीजीएस में चाहिए, तब क्या होगा के का मान। तो देखिए यहां पर कुछ नहीं करना, कन्वर्ट कर दो, 9 गुने 10 के पावर 9, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन, ऐसा आपने पढ़ा होगा। 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन रहती है, ठीक है ना। मेरा भी नाम एग्जैक्टली में वही है, ऐसा मत समझिए कि मेरे पास बहुत सारा डाइन है, 2-4 गो है लेकिन उतना डाइन नहीं है, ठीक है। तो क्या इतना है गुने, तो अब क्या है मीटर स्क्वायर, तो यहां पर क्या बोलेंगे 10 टू द पावर, यानी 100 है तो 10 टू द पावर 2 है ना, और उसका भी स्क्वायर है, सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 10 के पावर 2 रहता है वो, और बट्टा 1 कूलम में होता है
3 गुने 10 के पावर 9 ESU, याद आया? इतना ESU, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब बोलिए कितना हो जाएगा, k बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 और गुने 10 के पावर 5 और 2 दूनी 4, 10 के पावर 4 और पीछे सारा मात्रक लिख दो, डाइन गुने सेंटीमीटर का स्क्वायर और बट्टे ई देखो तो 9 और गुने 10 के पावर 18, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे, ESU का स्क्वायर, ठीक है। तो बोलिए 18 से ये कट जाएगा, 5 4 9 और 9 18 और 9 से 9 कट गया, तो k बराबर हो जाएगा 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा ESU स्क्वायर। ओके, तो कोई अगर आपसे पूछता है कि बेटा एक बात बताओ, बोलिए पूछिए क्या बात बताना है, k की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलना सर किसमें, वो पूछेगा एयर में, बोलेगा एयर में भी किसमें, SI में या CGS में, तो बोलेंगे अच्छा चालाक बनते हो, SI में बताओ तो 9 गुने 10 के पावर 9, CGS में बताओ तो बोलिएगा 1। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला रखूं, तो अभी मैंने फोर्स का ये फॉर्मूला पढ़ाया था, इसी के लिए तो ये सब कर रहे हैं, यही ना हमारे पास आया था बउआ, ठीक, यही फार्मूला पे वैल्यू रखना था। तो अब बताओ अगर मैं पूछूंगा एयर में और SI में, तो फोर्स का फॉर्मूला तुम क्या लिखोगे, F बराबर पहले तो ऐसे लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 इंटू Q2 और बट्टा R स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखूं तो लिख सकता हूं 9 गुने 10 के पावर 9 Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। बेटा आप लोग इसको नोटिस किए होंगे, ये हुआ SI में। अगर मैं CGS में बोलूं तो एक बराबर सीधे होगा k की जगह 1 Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर, तो सीधे एक बराबर ऐसा लिखा जा सकता है Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। बोलिए ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछ देगा कि इसमें से कौन फार्मूला फोर्स के लिए है, तो ये भी ऑप्शन देगा, तो लड़का बोलेगा जा k तो हैवे नहीं करे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हैवे नहीं करे भाई, वो अगर CGS में ये भी तो हो सकता है ना। तो आप लोगों ने इसको अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये है, कुछ लोगों को लगेगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, आपने जहां भी पढ़ा होगा उसमें देखा होगा कि ये इसको लोग बहुत शॉर्टकट में निकल जाते हैं, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा ऑब्जेक्टिव छुटा हुआ है, आपको शॉर्टकट के अंदर नहीं निकलना, आपको पूरा लॉन्ग कट पढ़ना है। तो अभी आपने F का मान सिर्फ SI में निकाला है, मान के चलिए अगर कोई मीडियम होगा, तो अगर किसी मीडियम को समझना है तो एक टर्म समझना होगा जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ओके, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, खैर वो तो आगे अगला चैप्टर का बात है, ठीक है। तो हमको अभी समझना पड़ेगा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में देखिए बच्चे लोग, रिलेटिव एक ऐसा वर्ड होता है जो आपके जिंदगी में आपको बहुत परेशान करेगा, है ना। जैसे कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है तुलना करना, है ना, फलनावा के बेटा ही कर ले तू ना कर ली, फलनावा के बेटे हुआ चल गए तू ना गेली वो गेली तो वैसन कर ले, तो उसका मतलब है क्या होता है, तुलना करना, वो बराबर आपकी तुलना करते रहेंगे, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तो करेंगे नहीं, ठीक है, नेगेटिव तुलना। तो कभी भी परमिटिविटी का मतलब ही होता है, रिलेटिव का मतलब ही होता है तुलना करना। तो अगर आप लिखते हो ER, तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना, जिसका रिलेटिविटी, देखो तुलना किससे किया जाता है, जो एब्सोल्यूट हो, जो ना बदले। जैसे मान के चलो मैंने किसी से तुलना किया और वो लड़का बदल गया, जैसे बोला वो लड़का इतना अच्छा, वो लड़का इतना अच्छा, वही लड़का गायब हो गया, वही लड़का बिगड़ गया, तो बताइए तुलना कोई मतलब रहेगा, नहीं। तो तुलना उससे किया जाता है जो चीज कांस्टेंट रहता है। तो एक बात बताओ, यहां पर एयर में जो तुम परमिटिविटी निकालो, एयर के परमिटिविटी को नॉट कहते हैं, तो ये बदलने वाला है नहीं है, एयर वैक्यूम इसकी परमिटिविटी सेम रहती है, लेकिन मीडियम को तो बदल जाएगा। तो मान के चलिए तुमने मीडियम का निकाला, तो किसी मीडियम की परमिटिविटी को एयर के परमिटिविटी से भाग दीजिएगा, तो मतलब तुमने रिलेट कर दिया कि एयर के तुलना में ये कितना गुना ज्यादा है या कितना गुना कम है। भाग से क्या पता चलता है, देखो रिलेट का मतलब होता है भाग, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव एरर, रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है भाग। तो क्या कर रहे हो तुम, एक संख्या को दूसरे से भाग देकर ये पता कर रहे हो कि यह इससे कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है। जैसे एक बात बताओ, एक आदमी की बेसिक सैलरी होनी चाहिए मान के चलिए 50,000, और एक आदमी की सैलरी है मान लीजिए 1 लाख, तो क्या बोलेंगे कि यह सैलरी 2 गुना ज्यादा है। क्यों, कैसे पता किया, क्योंकि आपने एक क्वांटिटी से भाग दिया, 50 दूनी 100, तो आपने 50 को मेन माना था, तो आप जितना भी होगा, किसी का 2 लाख सैलरी होगा तो 4 गुना ज्यादा है, किसी का 6 लाख होगा तो 6 गुना ज्यादा, 12 गुना ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने एक चीज फिक्स किया
तो जो फिक्स किया उसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट, और जिसको तुलना करवा उसे क्या बोलेंगे, ईएम। तो एप्सिलॉन आर का क्या होगा, ईएम बट्टा एप्सिलॉन एम बट्टा एप्सिलॉन नॉट, इसको मीडियम बोलेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं ई बट्टे ई नॉट। ठीक है, तो आप बताइए बच्चे लोग, रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन एयर। तो क्या बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन एयर। ठीक है, दिस रेशियो इज कॉल्ड, दिस रेशियो इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बुआ, रिलेटिव परमिटिविटी। थोड़ा मेरा राइटिंग है गंदा, बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है ना, इस पे बनता नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा एक बात बताओ, इसको डिनोट किससे करते हैं, ईआर से। इसका कोई यूनिट होगा, नो यूनिट, क्योंकि ऊपर भी परमिटिविटी है नीचे भी परमिटिविटी है, कट जाएगा कोई यूनिट नहीं आएगा। डायमेंशन तो क्या लिखेंगे, नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन। अच्छा अगर आप देखिएगा ना, रिलेटिव परमिटिविटी का मान एयर में, कहां होगा, एयर में, तो एयर का मतलब होता है जो ऊपर वही नीचे, तो कट के कितना आएगा, 1। तो कोई पूछेगा एयर के लिए कितना होता है, 1। रिलेटिव परमिटिविटी वाटर के लिए कितना होता है, मैं चार्ट आपको दे दूंगा असाइनमेंट में, तो 80। ठीक है, ये सब पूछता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी आ गया। तो याद रखिएगा ईआर का फॉर्मूला क्या है, ई बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए मैं आपसे एक थोड़ा सा और आगे बढ़ करके एक चीज पूछता हूं, हम लोगों ने अभी क्या निकाला, आप ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, चलिए अब इस पे बात करेंगे। बहुत अच्छा ये टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, बड़ी क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे इसी फंस जाते हैं। तो वो ई आर बराबर क्या होता है, ई बट्टे ई नॉट, ई मीडियम भी इसको कहते हैं। तो बताओ ई बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन आर गुने एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा आप एक बात बताइए, एयर में ई आर का मान क्या होता है, एयर में तो अभी मैंने लिखवाया था कि एयर में ई आर का मान 1 होता है, अभी मैंने बताया ना, एयर में ई आर का मान कितना होता है, 1। तो अब बताइए बच्चे लोग, फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या था, K इंटू Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, यही जनरल फॉर्मूला था शुरुआत में कूलम के नियम में। और तुम किसका मान निकालने गए, K का। तो अब K का मान निकालने गए तो सबसे पहले K का मान के लिए आपसे दो बात पूछेगा कि आप K का मान, यहां देखिए, आप K का मान कहां पूछना चाहते हैं, एयर में पूछना चाहते हैं या K का मान मीडियम में पूछना चाहते हैं। अगर आप एयर में पूछना चाहते हैं K का मान, तो कौन से मात्रक में, तो एसआई में अगर पूछेंगे तो K का मान होगा बच्चे लोग, सॉरी हाँ, एसआई में पूछेंगे तो K का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बराबर इसको बोलते हैं 9 गुने 10 के पावर 9। ठीक है, अच्छा अगर तुम सीजीएस में पूछोगे तो सीधे K का मान हो जाएगा 1। क्लियर, ठीक है, एसआई में इतना होता है, सीजीएस में इतना होता है। तो फोर्स कितना लिखाएगा, तो एयर का फोर्स लिखाएगा 1/K की जगह वैल्यू रख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 मॉड के अंदर और बट्टे आर स्क्वायर। ठीक, थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं F बराबर Q1, ठीक है, तो ये हमारा हो गया एयर में। अगर मैं मीडियम की बात करूं तो आपको पता है F बराबर K का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। ठीक, और अभी मैंने बताया कि एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन आर गुने ई नॉट। ठीक है, एयर था इसीलिए 1 हो गया, तो इसको सीधे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट लिख के काम चला लिए। ठीक है, लेकिन यहां पर मीडियम है, तो मीडियम के कारण यहां पर देखिएगा बच्चे लोग क्या होगा, हाँ मीडियम के कारण देखिए तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर गुने एप्सिलॉन नॉट।
तो सर इसमें आपने क्यों नहीं लिखा एप्सिलॉन आर? क्योंकि यहां पर एप्सिलॉन आर एयर के लिए 1 हो जाता, तो लिखो चाहे नहीं लिखो बात बराबर था, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, Q1 Q2, अभी मॉड हम छोड़ रहे हैं, छोड़ के लगा ही देते हैं, ठीक है ना। ये है, तो आप बताओ बच्चे लोग, ये हमारा हो जाएगा किसके लिए बच्चे लोग, मीडियम के लिए। किसके लिए, मीडियम। तो अब एक सवाल आता है कि मीडियम को एयर से भाग दीजिए तो, ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि एफ एयर को, एफ मीडियम को एफ एयर से भाग दीजिए। तो एफ मीडियम का पहले फॉर्मूला बोलिए क्या है, Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर। और बताओ एयर के लिए क्या होता है, तो यहां पे लिखवाए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। सब कट जाएगा, खाली क्या बच जाएगा बुआ, 1/एप्सिलॉन आर। तो कोई आपसे पूछेगा कि एफ मीडियम और एफ एयर का रेशियो क्या होता है, तो क्या बोलिएगा 1/एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो अब इससे क्या क्या हमारा कंक्लूजन निकला, तो चलिए हम इस कंक्लूजन को पहले देख लेते हैं। एक बार पूरा जो हम लोग पढ़े हैं उसके एक बार काला चिट्ठा देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। आपको 2-3 बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ है। जो बच्चा भी एक पहला चैप्टर पढ़ के निकल गया उसको समझ में आ चुका हो कूलम्ब्स लॉ से बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही चैप्टर जो है पूरे चैप्टर को गवर्न करता है। चलिए, सबसे पहले आया कि सर कूलम्ब्स लॉ क्या है, तो हमने समझ लिया कि इस लॉ के अनुसार, इस नियम के अनुसार, है ना, हम क्या देखते हैं कि कैसे फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता है तो कितना लगता है, तो वो हमने इतना से निकाला। जब ये निकाल लिया तो हमको के का मान पता करना था, तो के का मान पता करने के लिए हमको पहले उसका यूनिट एंड डायमेंशन निकालना होता, जो कि हम लोगों ने निकाल दिया। अब इसकी वैल्यू प्राप्त करनी थी, तो वैल्यू के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस फॉर्मूला को हमें कवर अप करना था, है ना, K इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होता है, तो किसी सबस्टेंस में जितना एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है उसी को रफ वर्ड में हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। डिनोट किससे करते हैं, ई से। एसआई यूनिट उसका उल्टा, किसका उल्टा, के का उल्टा, डायमेंशन भी उल्टा हो जाएगा। अब सवाल है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो एयर में इसकी वैल्यू इतनी होगी 8.85 10⁻⁻²। और अगर तुम इसको रख के निकालोगे तो ये आपको आएगा 9 × 10 के पावर 9 और सीजीएस में 1 आ जाएगा। इतनी बात आपने देखी। फिर इसका कवर अप करोगे तो इसका वैल्यू रखोगे एयर के लिए तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा और ऐसा दिखेगा, ठीक है। सीजीएस के लिए कुछ ऐसा दिखेगा। बट अगर तुम किसी दूसरे मीडियम की बात करोगे तो उसके लिए हमें एक टर्म पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। किसे कहते हैं, तो किसी मीडियम के परमिटिविटी को एयर से भाग दे दीजिए, उसी को क्या बोलते हैं बुआ, रिलेटिव परमिटिविटी। ऐसा यूनिट नहीं होता, डायमेंशन भी नहीं होता। फॉर्मूला एयर के लिए 1, वाटर के लिए 80, यानी वाटर में 80 गुना अधिक होगा और एयर में 1 गुना, मतलब कि जितना एयर है उतना ही रहेगा, क्योंकि दोनों के सेम भाग है। अब क्या होगा कि सर इफ के की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो के की वैल्यू देखिएगा, अगर एसआई में लिखिएगा एयर के लिए तो एसआई में ये आएगा, इस तरह से आपको दिखेगा, और सीजीएस में इस तरह से दिखेगा, और मीडियम में ये एप्सिलॉन आर खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन एयर में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है इसलिए खत्म हो जाता है। अब सवाल है एयर को मीडियम को एयर से भाग दीजिएगा तो 1/एप्सिलॉन आर आ जाएगा, और वही अगर एयर को मीडियम से भाग दीजिएगा तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चीजें आ जाएगी। तो चलिए, ये तो था थ्योरेटिकल पोर्शन। क्या इस पे न्यूमेरिकल है, जी हाँ बिल्कुल है। सर इसका पार्ट खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। अभी मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अभी इसका वेक्टर फॉर्म और डायरेक्शन अभी बाकी है, जो मैं करवाने वाला हूँ नेक्स्ट में। लेकिन अभी इस पे न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव हमें देख लेने होंगे। तो चलिए, हम लोग जब कल मुलाकात करेंगे तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और इस पे ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करेंगे, देख करके तब आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये वीडियो में अगली कड़ी में मिलते हैं वापस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।